AKTU प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सिलेबस देख लें जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक है सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। पहले आते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो कि हम stdio.h से लिखते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है मेन फंक्शन। कोई भी सी प्रोग्राम इस मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, जैसे कि इंट मेन, वाइड मेन। तीसरे नंबर पर आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पर बेसिकली हम बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो कि वैल्यूज को स्टोर करते हैं। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है चौथा, जो कि जिसके अंदर हम बेसिकली लूप्स, कंडीशन और स्टेटमेंट को लिखते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है रिटर्न स्टेटमेंट। ये बेसिकली हमारे सक्सेसफुल प्रोग्राम के कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पाँचवें नंबर पर आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम प्रोग्राम को ईजिली एक्सप्लेन कर सकें खुद के लिए और बाद में हम उसके कोड को आसानी से समझ सकें। आपके रेफरेंस के लिए एक सी प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमने हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिख रखा है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद हमने एक मेन स्टेटमेंट लिख रखा है जिसके अंदर हमने बॉडी ऑफ मेन स्टेटमेंट लिख रखा है। इसके लिए हमें एक आउटपुट हेलो वर्ल्ड करके दिखाई दे रहा है। सी प्रोग्राम के अंदर होने वाले एरर्स के बारे में हम समझ लेते हैं। सिंटैक्स एरर जब भी हम प्रोग्राम के रूल्स को ब्रेक करते हैं तो वो सिंटैक्स एरर होता है। लॉजिकल एरर के अंदर जब भी हम कोई जैसे प्लस लिखना है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं तो वो एक लॉजिकल एरर माना जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। जब हमारा सोर्स कोड कंपाइल हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एक्सटेंशन जो होता है वो .oba से दिया जाता है। लेकिन ये मशीन रीडेबल तो होता है पर इनकम्प्लीट होता है। अब हम समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होते हैं। जब लिंकर जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड से कंबाइन करता है तो हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है जो कि .exe एक्सटेंशन से होता है। हम कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में समझ लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स डिफाइंड होते हैं कि हम अपने मैथमेटिकल वैल्यूज़ को किस प्रकार से सी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके ही अपने सी प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड आउटपुट लॉजिक के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे ओवरऑल प्रोग्राम के को कंट्रोल करते हैं। और पाँचवें नंबर पर आते हैं फंक्शंस, जो कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम एडिशन के लिए फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए एंड सो ऑन। फिर आते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसके बारे में हमने पहले ही समझ लिया है। अब हम समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, जिससे कि वो डेटा के फ्लो को हैंडल कर सके। इसके अंदर सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड इनपुट, जो कि हम कीबोर्ड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर स्कैनफ और गेटकैर जैसे कुछ फंक्शंस आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्टैंडर्ड आउटपुट, जिसके अंदर हम बेसिकली आउटपुट को डिस्प्ले के स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं, जिसके लिए हम प्रिंटफ का यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर स्टैंडर्ड एरर आता है, जिसमें कि हम एरर को ऑब्टेन करते हैं कंसोल पर, जो कि नॉर्मल आउटपुट से अलग होता है। अब हम समझ लेते हैं डेटा टाइप्स इन सी। सबसे पहले नंबर पर आता है इंट। बेसिकली ये इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिसका रेंज -2 टू द पावर n-1 टू 2 टू द पावर n-1 होता है, जहाँ पर कि n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स। दूसरे नंबर पर आता है कैर, जो कि कैरेक्टर्स और स्मॉल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है फ्लोट, जो कि डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, जिसकी प्रेसिशन डबल से कम होती है, क्योंकि डबल भी डेसिमल नंबर को ही स्टोर करता है लेकिन इसकी प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। वाइड बेसिकली क्या करता है? एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये समझ लेते हैं डेटा टाइप्स के अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी लोकेशन बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी वेरिएबल हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर असाइन किए गए हैं, उनको कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट की जाएगी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। जैसे कि इंटीजर के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है, इस तरीके से। और ये अलग अलग कंपाइलर पे डिपेंडेंट होता है।
अब हम इस चैप्टर की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टोरेज क्लासेस के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि लोकल टू द ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि करली ब्रेसेस के अंदर जब हमने डिफाइन कर रखा है तो वो उसी के अंदर केवल यूज किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आती है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमें नोन नहीं है लेकिन कंप्यूटर नोज इट। क्या वैल्यू? बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही असाइन कर देता है। उसके बाद आता है ग्लोबल। ग्लोबल यानी कि अक्रॉस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम मतलब जैसे हमने ब्लॉक के अंदर बोल दिया या होल प्रोग्राम के अंदर। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं।